हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे सेल की सबसे पहले बात। क्यों करने वाले हैं हम इंडिपेंडेंस डे सेल की सबसे पहले बात? क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस डे पे 79 इंडिपेंडेंस डे पे आपके लिए 79% तक का ऑफ जो है वो वेदांतु लेकर आ रहा है। जी हाँ बच्चों, आप इसका फायदा उठा सकते हैं अभी की अभी, और मुझे लगता है कि ऐसी सेल वापस से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वेदांतु के सभी कोर्सेज पर आपको मिल सकता है अप टू 79% का ऑफ। कोर्सेज के लिए ये सेल जो है लाइव है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डले हुए हैं। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके सारी डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ आ जाता है हमारा MVSAT। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाए वेदांतु के कोर्सेज पर, 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे बच्चे ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो 4th 5th 11th और 12th अक्टूबर को ये वाला एग्जाम आप लोगों का होने वाला है और आप भी बन सकते हैं नेशनल चैंपियन। तो मेरी आप लोग बच्चों से सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक मात्र रिक्वेस्ट है, वो ये, मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही MVSAT का लिंक डलवाया है। तुम्हें बस एक बार फॉर्म भरना है। कोई पैसे नहीं है फॉर्म के, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ एक बार फॉर्म भरना है और तुम भी नेशनल चैंपियन बन सकते हो। तो प्लीज आप लोग एक बार सिर्फ फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। उसमें जो डिटेल्स मांगे गए हैं, आपको नंबर डालना है, OTP डालना है, फिर आपसे पूछेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कौन से क्लास के अंदर हो, आप कहां रहने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग तो आपको सारा डिटेल एक बार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे करना है, आगे क्यों आपको ये एग्जाम देना चाहिए। सारा का सारा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को जरूर 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 एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा है फॉर्म भरने का, ठीक है। लाइफ में ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जो है, आप खुद देखिए कि आप 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप ऑलरेडी वेदांतु दे चुका है इन बच्चों को जिन्होंने भी एग्जाम किया, एंड 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी बच्चे पा चुके हैं। तो इतने बच्चे अगर इसका फायदा उठा चुके हैं तो आप क्यों नहीं। आप लोगों को बहुत सारे मस्त मस्त प्राइजेस भी यहां पर मिलते हैं जो भी बच्चे ये वाले एग्जाम्स देते हैं। तो इसीलिए सारे के सारे डिटेल्स जो है आप एक बार ये फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। कहां कहां पर सेंटर्स है, कहां कहां पर एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या आप दे सकते हैं एग्जाम, क्या आप वहां तक जा पाएंगे, ऐसी सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास है क्लास 10th 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं लगातार सेट 1 सेट 2 सेट 3 आप लोगों के लिए लेकर आई, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर वाले पार्ट के क्वेश्चंस। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है लेटर राइटिंग पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी सेम आप लोगों के लिए क्लास बना दी है, जो क्लास आपको मिल जाएगी। अब शुरू कर देते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए क्या कहता है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. क्या कह रहे हैं कि भाई the moon was coming up। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन था ना, है ना, वो वाला एरोप्लेन जो था उस वाले से रिलेटेड है ये, है ना। जो एक हमारे एरोप्लेन जी थे जो नए नए दिखे, उसको वो बाद में उसको दिखाई नहीं था, वो निकल रहा था, याद है। 2 स्टोरी है ना, एक तो फर्स्ट फ्लाइट है और एक हमारा एरोप्लेन वाला स्टोरी है। तो ये एरोप्लेन वाले स्टोरी से हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इन द अबव एक्सट्रैक्ट सेट इन। कौन से टाइम की बात है? डॉन, आफ्टरनून, नाइट या डस्क। तो देखो द मून वॉज कमिंग अप, मतलब अगर सूरज मून ऊपर आ रहा है, मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, मतलब रात का टाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी नाइट का टाइम है। नेक्स्ट वन, स्टेट एनी वन इन्फरेंस अबाउट द राइटर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अभी आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है, इन वाले स्टेटमेंट से राइटर के बारे में। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, इससे आपको क्या समझ आता है बताओ मुझे। I was looking forward to being with my family. I was looking forward to being with my family. बताइए क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो आप इससे?
हमें इससे पता चलता है द राइटर इज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। राइटर क्या है? एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है हु वैल्यूज स्पेंडिंग टाइम विद हिज लव्ड वंस, जिसे बहुत ही अच्छा लगता है अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताना, एंड फील्स एक्साइटेड अबाउट रिटर्निंग होम टू देम, और उसे बहुत ही एक्साइटेड फील होता है, अब वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा है कि जल्दी मुझे घर जाने के लिए मिलेगा। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो द राइटर इज अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। कौन है राइटर? फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो वैल्यू करता है टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी फील करता है, ठीक है, जब उसे घर जाने का मौका मिल रहा है उनके पास। द यूज ऑफ द फ्रेज क्लियर स्काई एड्स टू अ सेंस ऑफ ब्लैंक स्पेस वेदर कंडीशंस। अभी जो यूज है क्लियर स्काई फ्रेज का, ये कहीं ना कहीं क्या ऐड करता है? अ सेंस ऑफ फेवरेबल या फ्लेवरफुल वेदर कंडीशन। फेवरेबल होगा या फ्लेवरफुल होगा? किस तरीके का वेदर कंडीशन बता रहा है ये? यस यस, किस तरीके का वेदर कंडीशन? फेवरेबल है ना। अगर हमें साफ आसमान दिखाया जा रहा है तो वेदर कंडीशन कैसा है? फेवरेबल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, ठीक है, कि भाई फेवरेबल एज इन प्लेन उड़ाने के लिए इस तरीके की वेदर कंडीशंस जो है वो बिल्कुल सही होती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द सीरीन एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब्ड बाय द नैरेटर कंट्रीब्यूट टू द मूड एंड एंटिसिपेशन ऑफ हिज जर्नी बैक टू इंग्लैंड? Elaborate in about 40 words with reference to the extract। अभी देखो सवाल ना पूछने का मेरे को बड़ा मजा आ जाता है जिस तरीके से ये लोग क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं हाउ डज द सीरीन एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब्ड बाय द नैरेटर। अभी नैरेटर ना जिस तरीके से वो पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहा है कि चांद ऊपर आ रहा है, आसमान साफ है, सितारे चमक रहे हैं, है ना, डिस्क्राइब किया है जो नैरेटर ने। कॉन्ट्रीब्यूट टू द मूड एंड एंटिसिपेशन ऑफ हिज जर्नी बैक टू इंग्लैंड। उसके मूड और एंटिसिपेशन को बताते हैं कि वो वापस इंग्लैंड जा रहा है उस जर्नी के बारे में। अब हमें इसको 40 वर्ड में लिखना है कि आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया। हमें रेफरेंस टू द टेक्स्ट लेना है भाई जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया है उससे। सो द काम नाइट स्काई, एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स। स्काई बिल्कुल शांत है, कोई तूफान नहीं है, कोई हवा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स, बादल भी नहीं है, एंड पीसफुल कंट्री साइड, और बिल्कुल एक शांत हम बोल सकते हैं कंट्री साइड है। क्रिएट अ सेंस ऑफ सेफ्टी, मतलब वो बिल्कुल अलग थलग है ना, शहर के ऊपर नहीं उड़ा रहा है, बिल्कुल अलग शहर से, शहर के ऊपर जहां पे सब कुछ खाली खाली होता है वहां पर उड़ा रहा है। क्रिएट अ सेंस ऑफ सेफ्टी, तो ये चीज कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और कंटेंटमेंट जो है वो दिखा रहा है कि अभी तक कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत है, कुछ भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वो घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। सो दिस सीरीन एटमॉस्फेयर, यही जो सीरीन, प्यारा, शांत, काम, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, हाइटेंस हिज एंटिसिपेशन फॉर अ प्लेजेंट फ्लाइट। वो ही उसका जो एक एंटिसिपेशन है ना कि भाई मेरी फ्लाइट आज की अच्छी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ा देता है। एंड द जॉय ऑफ रीयूनाइटिंग विद हिज फैमिली, और ये जो एक जॉय होता है कि मैं अब अपनी फैमिली से वापस मिलूंगा, उसको भी कहीं ना कहीं वो बढ़ा देता है। तो वो और ज्यादा एक्साइटेड होता है कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं है, आराम से चला जाऊंगा, बढ़िया सड़क है, हाईवे पे चला के जाना है, वैसा वाला सीन उसको लग रहा है, बट बीच में पड़ जाते हैं गड्ढे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। तो भाई ये मेरी बैल्कनी नहीं है, ऑजिबल जो है वो बहुत ही इरिटेशन के साथ बोलता है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ठीक है, दूसरे वाले अपार्टमेंट की है, वो मेरे वाले तक आती है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरियली एट फाउलर। फाउलर को वो मतलब ऐसे एक्सप्लेनेटोरियली देखता है कि भाई नहीं नहीं मेरी नहीं है, वो दूसरे वाले की है, वो उसको बताने लग जाता है। यू सी, देखा तुमने, ही सेड, उसने कहा दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। अब वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि अरे पागल है क्या, ये कमरा ना पहले एक बड़ा कमरा होता था, एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा वाला कमरा है ना, थ्रू दैट डोर देयर, वो जो उस कमरे से है, उस दरवाजे से, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। भाई वो लिविंग रूम होता था। इट हैड दी बैल्कनी, उसमें बैल्कनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरे खिड़की तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, और तू वहां तक जा सकता है वो खाली वाले कमरे से, ठीक है,
2 doors down and somebody dead last month. और पता है तुझे पिछले महीने कोई आया था भाई ऐसे. So the management promised to block it off but they haven't. और मैनेजमेंट ने बोला भी था कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे बट उन्होंने किया नहीं है. मैं परेशान हो गया हूं बार बार एक ही चीज के लिए करके. बहुत शाना था ना वो. What was the management supposed to do regarding the balcony? अभी मैनेजमेंट जो है उसको क्या करना था? बालकनी के रिगार्डिंग जो है मैनेजमेंट को क्या करना था? ब्लॉक करना था. सो द मैनेजमेंट वाज सपोज्ड टू ब्लॉक ऑफ द बालकनी. क्या करना था? ब्लॉक करनी थी बालकनी टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम एक्सेसिंग इट, ताकि कोई भी उस बालकनी से आ ना सके, उसे एक्सेस ना कर सके फ्रॉम द नेबरिंग एंट्री रूम, जो बाजू वाला ही कमरा है वहां से. तो उनको ये काम करना था जो उन्होंने नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following was the reason that irritated Auzible about the balcony? इन चारों में से वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से ऑजिबल इरिटेटेड फील कर रहा था बालकनी को लेकर? इट्स साइज एंड लेआउट, उसका जो साइज था, लेआउट था. इट्स लोकेशन रिलेटिव टू हिज अपार्टमेंट, इट्स एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द नेबरिंग यूनिट, या इट्स मेंटेनेंस बाय द अपार्टमेंट मैनेजमेंट. बताइए किस चीज को लेकर वो फील कर रहा था बेटा? बोलो बोलो. Which of the following was the reason that irritated Auzible about the balcony? तो बेसिकली उसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर कि इजीली कोई भी उस रूम से एक्सेस कर पाता है और मेरे कमरे में आ जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता है, मेन डोर की जरूरत ही नहीं है, फिर उसको बालकनी से इजीली एंट्री कर लेगा वो, है ना. एक्सेस नहीं कर पाए कोई, इस चीज को लेकर उसको प्रॉब्लम हो रहा था. हाउ डज, कैसे, ऑजिबल्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो ऑजिबल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कि नहीं नहीं देखो देखो ऐसे नहीं, वहां से नहीं, वो साइड बाजू वाले, मेरी बालकनी नहीं है, बाजू वाले कमरे की है, पहले ये एक बड़ा कमरा होता था, है ना. ऑफ द बालकनीज हिस्ट्री, वो जो बालकनी का हिस्ट्री को लेकर उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया. एंड करंट एक्सेसिबिलिटी, और अभी की एक्सेसिबिलिटी को लेकर जो उसने बात बताई. कॉन्ट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस और टेंशन इन द स्टोरी, उसकी वजह से स्टोरी के अंदर एक सस्पेंस डेवलप हो जाता है ना. आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो अब हमें ये क्या करना है? 40 शब्दों के अंदर इसको आंसर करना है. देखो, ऑजिबल्स एक्सप्लेनेशन शोज दैट, ऑजिबल का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये दिखाता है कि द बालकनी कैन बी इजीली रीच्ड बाय एनीवन फ्रॉम द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि बालकनी तक ना कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी बालकनी तक पहुंच सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट अपार्टमेंट, दूसरे वाले अपार्टमेंट के जरिए. दिस डिटेल बिल्ड्स सस्पेंस. अभी इसी डिटेल की वजह से क्या हो जाता है? थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है. एज इट मेक्स द रीडर रियलाइज, क्योंकि यही चीज रीडर्स को ये रियलाइज करवाती है दैट एन इंट्रूडर कुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड, कि कोई भी एक इंट्रूडर जो है वो बाहर खड़ा हो सकता है उसकी विंडो के, इंक्रीजिंग द टेंशन इन द सीन, जिसकी वजह से सीन के अंदर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है ना. वो सोचता है मैं क्यों आया यहाँ से, मैं भी बालकनी से ही आ जाता, मुझे तो पता ही नहीं था इस कमरे में बालकनी भी है. वहां पे बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो उसको लगता है अभी यहाँ पे पुलिस आ गई है, मैं इस बालकनी से ही बाहर चला जाता हूं, है ना. बहुत दिमागदार था वो. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. क्या कह रहे हैं? द रेफरेंस टू लास्ट मंथ एंड नाउ एड्स टू अ सेंस ऑफ रिकॉन्सिलेशन या मिस्ट्री. बताओ. मिस्ट्री, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood. Dust of snow पोएम से ये पार्ट लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, और उन्होंने बोला कि जैसे एक क्रो ने क्या किया, झुक 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 झड़का मेरे ऊपर, क्या? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब वो आके बैठा होगा उस पेड़ पर बैठने के बाद उसने थोड़ा सा हिला ऐसे ऐसे करके, जैसे पक्षी करता है, तो उससे थोड़ा सा डस्ट जो है स्नो का उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से राइटर का मूड बहुत अच्छा हो गया. कहते हैं वाह 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 वाह, क्या मजे आ गए मुझे तो. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अभी हेमलॉक ट्री और क्रो दो इन लोगों ने यूज किए हैं, नेचर से सिंबल लिया है दोनों. भाई एक क्रो, इसको भी गंदा माना जाता है, हेमलॉक ट्री इसको भी पॉइजनस माना जाता है. तो दो नेगेटिव चीजें, ओमनस चीजें जो है नेचर की जो मानी जाती है, उसको लेकर उसने एक हैप्पी मोमेंट बताया कि इट इज अप टू अस, है ना, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि हमारे ऊपर है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ सकते हैं, बट हम ढूंढते नहीं हैं, हम रोते रहते हैं सारा दिन, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया. ये नहीं करना है हमको. Fill in the blank to complete the sentence. Shaking down of dust of snow gave the speaker a change of heart by. By कैसे हुआ उसका दिल वैसे बदला?
by lifting his spirits and changing his gloomy mood into a more positive one. तो उसने क्या किया, by उसका जो lifting his spirits, वो जो उदास उसका मन था, शांत भी नहीं, उदास और हताश और निराश उसका मन था, वो कहीं ना कहीं उसको बकअप किया, है ना, चेंज किया उसके उदास मन को, ग्लूमी मूड को, इनटू अ मोर पॉजिटिव वन, एक ज्यादा पॉजिटिव मूड के अंदर. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डज द इंटरैक्शन बिटवीन द नेचुरल एलिमेंट्स. भाई ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें कोई और करा रहा हो तो मुझे बता देना, ऐसे सवाल तुम्हें कोई करवाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स बोलते रहते हैं बट करवाते नहीं, और अब भी इस टाइम पे तो कोई नहीं करवा रहा होगा. सो यही बोल रही हूँ कि अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओगी तो मजा आ जाएगा, है ना. स्कूल के अंदर नहीं करवा रहे ना कोई प्रैक्टिस, करवा रहा है कोई प्रैक्टिस, खुद से तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो अभी मैं करवा रही हूं तो करना अच्छे से इसको, है ना. ये क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गया, इसमें ये क्या क्या चीज है, मुझे आधे फीचर्स ही नहीं पता है इस बोर्ड के. कैसे जो इंटरैक्शन है, अंदर चलो, बिटवीन दी नेचुरल एलिमेंट्स के बीच में, क्रो, स्नो, हेमलॉक ट्री, इनके बीच में जो इंटरैक्शन है, कंट्रीब्यूट टू द स्पीकर्स इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोएम. कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है स्पीकर के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि पहले उदास था फिर खुश हो गया, है ना. बताओ इन तीनों का इंटरैक्शन. बहुत सिंपल है, पूरी स्टोरी समरी तरीके से एक शेयर बतानी है कि दी अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट किसका, क्रो का, एंड फॉलिंग स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और वो जो फॉलिंग स्नो थी हेमलॉक ट्री से उसका, एक्ट्स एज अ स्मॉल नेचुरल सरप्राइज. ये कैसे एक्ट करता है, एक छोटे प्यारे से नेचुरल से सरप्राइज की तरह एक्ट करता है, दैट रिफ्रेशेस द स्पीकर्स मूड, जो स्पीकर का मूड रिफ्रेश कर देता है. इट ट्रांसफॉर्म्स हिज नेगेटिव फीलिंग इनटू अ लाइटर मोर होपफुल स्टेट, और ये इसकी नेगेटिव फीलिंग को एक लाइटर और ज्यादा होपफुल स्टेट के अंदर चेंज कर देता है. तो उसका तो बेकार जो मूड होता है, जो बिल्कुल खराब मूड होता है, वो बेसिकली चेंज कर देता है. अगला सवाल, डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर्ड टू एज. अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो, बताओ, जवाब दो. मिस्ट, डस्ट ऑफ ब्रांचेस, स्नो रेजिड्यू या स्नोफ्लेक्स. बोलो. आज मेरा ना कैमरा हिल गया, मुझे लगता है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, मैं इसे ठीक कर लेती हूँ. अब ठीक है? Now is it fine guys? Yes guys, is it fine guys? ओ भाई, हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप. बताओ. डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर्ड टू एज, बहुत बढ़िया, स्नो रेजिड्यू, है ना भाई. वहां पे उसके ऊपर जो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा बर्फ उसके ऊपर आके गिर जाता है, स्नोफ्लेक्स भी बोल सकते हैं आप. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रेप्रेजेंट सॉरो. क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रेप्रेजेंट करते हैं? सॉरो रेप्रेजेंट करते हैं, इलेशन, होप, एंजाइटी या एंथुजियाज्म. क्या रेप्रेजेंट करते हैं बताइए? सॉरो रेप्रेजेंट करते हैं इलेशन, होप, एंजाइटी या फिर एंथुजियाज्म. बोलो. केवल सॉरो रेप्रेजेंट करते हैं. यस, नेगेटिव सिंबल्स है, दुख 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 के सिंबल्स है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders अमांडा, stop that slouching and sit up straight. Amanda, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो यहां पर ये तो जो थॉट, ये जो बात है वो किसकी है? वो अमांडा की मम्मा की है. और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है? ये अमांडा की इमेजिनेशन है ना. अब क्या बोला जा रहा है? डोंट बाइट. उसकी मम्मी ना ऑल टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट स्लाउच, है ना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. अब जैसे अपन बच्चों को ये नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, ये मुंह में उंगली क्यों दे रखी है, ये नाक में उंगली क्यों दे रखी है, ये कान में उंगली क्यों दे रखी है, ये बाल क्यों खींच रहा है, ये जीभ क्यों निकाल रहा है, बोलते रहते हैं हम बच्चों को सारा दिन, है ना. मुझे पता है ना, अभी मैं अपनी बच्ची को बोलती हूँ सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है. और कुछ तो ये बच्चे को क्या लगता है? अब बच्चा क्या सोच रहा है मन में? देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी, की एक बिल्कुल हरा, साफ सुथरा, अलग थलग, अकेला
एक एमरल्ड सी है, एमरल्ड कलर ग्रीन कलर होता है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इन मी, जहां कोई और नहीं है, मैं अकेली हूं, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं एक मर्मेड हूं जो खुशी खुशी पूरे उस समुद्र के अंदर तैर रही है. So, how does the poet reinforce the contrast between what the narrator wants and what Amanda desires? अभी कैसे यहाँ पर poet जो है contrast show करते हैं, narrator को क्या चाहिए और Amanda क्या desire करती है उसके बीच में. देखो, the poet contrasts the constant commands and restriction, जो लगातार commands दी जा रही है उसको, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, and restrictions जो है फ्रॉम द नैरेटर विद अमेंडाज लॉन्गिंग्स फॉर फ्रीडम. किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है? अमेंडा की आजादी के साथ. वो जो आजादी चाह रही है उसके साथ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है वो, है ना. वाइल द नैरेटर फोकसेस ऑन पोस्चर एंड मैनर्स. अभी नैरेटर किस पे फोकस कर रहे हैं? मदर किस पे फोकस कर रहे हैं? पोस्चर पे, मैनर्स पे. अमेंडा जो है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ चाहती है, एक मर्मेड की तरह जीना चाहती है, जिसकी लाइफ में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, आजाद हो वो ये सारा दिन इंस्ट्रक्शंस ना मिले उसको, ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, ये वैसे मत करो, वो नहीं चाहती ये सब, राइट. What tone is conveyed through the repetition of Amanda's name in the line? क्या टोन कन्वे किया जा रहा है through the repetition of Amanda's name? बार बार ना Amanda, Amanda, don't do this Amanda, don't do that Amanda, don't slouch Amanda, don't bite your nails Amanda, 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 बार बार करके. लविंग, इंस्ट्रक्टिव, इनडिफरेंट या प्लेफुल? बताओ. पानी पियाए हम इतने? बताइए. इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बार बार. वेरी गुड. इंस्ट्रक्टिव ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब होगा. हाउ डज द इमेजरी क्या होता है? हाउ डज, कैसे, द इमेजरी ऑफ द एमरल्ड सी, जो एमरल्ड सी की एक इमेज जो यूज की गई है, विद द मर्मेड के साथ, है ना, कॉन्ट्रास्ट विद अमांडाज एक्शन. वो अमांडा के एक्शंस के साथ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करती है, मतलब बिल्कुल मेल नहीं खाती है. तो देखो, द एमरल्ड सी एंड द ड्रिफ्टिंग मर्मेड, एमरल्ड सी और वो जो ड्रिफ्टिंग मर्मेड है जो तैर रही है आराम से अपनी मस्ती में, सिंबलाइज करती है पीस, ब्यूटी और फ्रीडम को, है ना, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल ऑपोजिट है अमांडा की रियल लाइफ रेस्ट्रिक्शंस के कंपैरिजन में. ठीक है, उसकी मम्मी उसको स्लाउच होने के, उसके लिए पोस्चर के लिए, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो वो वाला चीज है. ओके, पढ़ो भाई, रीड करो. मेरे को मत बोलना रीड करने के लिए, खुद रीड करो. मैं यहां बैठ के रीड करती हूँ, मैं फिर हट जाऊंगी ना साइड में से, तो तुम्हें पूरा दिखेगा. सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम एज द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. अभी हमें क्या करना है? ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो सेम राइम स्कीम अप्लाई करते हैं. ठीक है, एज द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. तो हमें पहले ना यहां का राइम स्कीम निकालना पड़ेगा. चलो, यहां का राइम स्कीम निकालो. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders Amanda, don't stop that slouching and straight up straight Amanda. अभी सब में क्या आ रहा है? Amanda, 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 see me blissfully, है ना. तो इन तीनों में सेम सेम आ रहा है, इन तीनों में सेम सेम आ रहा है. अब हम आगे देखेंगे. एक ऑप्शंस देखना. Sitting by the pond, waving my wand, awaiting my dearest, I looked above the beyond, awaiting my love, a sudden fluttered and dove. नहीं, ये तो नहीं बन रहा है. Sitting by the pond, holding tight to my bond, I looked above and beyond. B वाला पढ़ रही हूं मैं. Awaiting my love, I heard her come, a sudden sound. The crackle stopped as so did my heart. Third है, I sat beside the pond with her, awaiting for her to come. I looked above and beyond, awaiting my love. अभी देखो यार, तुम लोग बताओ इसका क्या राइम स्कीम होगा जो एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. एक्सट्रैक्ट में क्या दिया हुआ था भाई? अमांडा, 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 सी मी ब्लिसफुली. तो मुझे लग रहा है बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा इसके साथ, है ना. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा.
स्टार्टिंग में तो वही बढ़िया बैठ रहा है, बॉन्ड बियॉन्ड, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, वो ए है तो ये भी बॉन्ड बियॉन्ड ए ही हो जाएगा। यस, आगे बढ़ जाते हैं। Why was Valli's excitement on the bus dampened on her return journey? भाई एक बात बताओ, वल्ली का जो एक्साइटमेंट था on the bus dampened on her return journey, कैसे? वल्लीज एक्साइटमेंट खत्म क्यों हो गया था भाई? पहले गई थी जब तो बहुत एक्साइटेड थी, आते टाइम तक सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया था, क्यों? वल्लीज एक्साइटमेंट फेडेड ऑन द रिटर्न जर्नी, वल्ली का एक्साइटमेंट फेड हो गया था रिटर्न जर्नी पर, क्यों? बिकॉज क्योंकि शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, उसने देखा एक यंग काउ जो है वो डेड पड़ा है रोड के साइड में। दिस साइट सैडन्ड हर डीपली, और यही दृश्य जो था जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास हो गई थी। As the same cow had earlier brought her joy, क्योंकि वही काउ जब वो जा रही थी उसने उसको बहुत ही खुशी दी थी, है ना, with its playful antics while she was traveling to the town, है ना, अपने बहुत ही मस्तीखोर चीज से, जैसे वो हॉर्न बजाता वो और जोर जोर से कूदती तो उसको बहुत मजा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कस्टर्ड लॉन्ग फॉर अ नाइस सेफ केज? अभी कस्टर्ड जो है वो एक अच्छा सेफ केज जो है क्यों चाह रहा था? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से, कस्टर्ड लॉन्ग्ड फॉर अ सेफ केज, कस्टर्ड को चाहिए था एक अच्छा सेफ केज, बिकॉज क्योंकि ही वाज टिमिड एंड अफ्रेड ऑफ डेंजर, वो बहुत डरपोक था भाई, डर लगता था उसको। अनलाइक अदर पेट्स, दूसरे पेट्स की तरह नहीं, हु प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव, वो दूसरे वाले भी कोई ब्रेव श्रेव नहीं थे, वो बस प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। ही प्रेफर्ड सेफ्टी ओवर एडवेंचर, तो उसने सोचा भाई सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवेंचर से, एंड वॉन्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉसिबल थ्रेट्स, और वो प्रोटेक्शन चाहता था, है ना, किसी भी तरीके की कोई भी थ्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर्स जहां जहां से क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ना, इनको बिल्कुल भी तुम इग्नोर नहीं करना, ठीक है। व्हाई डिड मंडेला फील दैट लिबरेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला जी जो है वो क्यों फील करते हैं कि जो लिबरेशन है, जो आजादी है, वॉज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, जो आपके ऊपर शोषण कर रहा है उसके लिए भी और जिसके ऊपर शोषण हो रहा है उसके लिए भी। क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि देखो भाई, जो शोषण कर रहा है ना वो भी तो नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है, वो कौन सा आजाद है, वो भी बंधा हुआ है, और जिसके ऊपर हो रहा है वो तो फिर है ही, है ना, वो तो बेड़ियों में बंधा ही हुआ है, बट जो कर रहा है वो भी आजाद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है, उसको भी चैन नहीं मिलेगा 2 मिनट का। सो मंडेला फेल्ट, मंडेला जी को लगा लिबरेशन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, कि लिबरेशन जो था वो बहुत जरूरी था दोनों के लिए, क्योंकि द ऑप्रेसर इज ऑल्सो ट्रैप्ड इन हेट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्रेसर जो है वो भी बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसको भी नफरत की बेड़ियों ने, प्रेजुडिस ने, जब हम धारणाएं बना लेते हैं लोगों के लिए ऑलरेडी कि ये काला है तो ये बेकार है, ये गोरा है तो ये अच्छा है, एंड नैरो माइंडेडनेस, हमारा जो एक दो बोलो संकीर्ण विचारधारा है ना उसको लेकर। फ्रीडम वुड रिस्टोर ह्यूमैनिटी टू बोथ, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ बॉन्डेज फॉर द ऑप्रेस्ड एंड मोरल इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑप्रेसर। तो कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो रिस्टोर कर देता है ह्यूमैनिटी, है ना, टू बोथ, दोनों को, दोनों के अंदर वो जो ह्यूमैनिटी है ना वो जरूरी है। ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ बॉन्डेज फॉर द ऑप्रेस्ड एंड मोरल इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑप्रेसर। तो ब्रेकिंग द चेन्स, ये मोरल इम्प्रिजनमेंट किसके लिए है? ऑप्रेसर के लिए, है ना। चल, मेंशन एनी 3 सरप्राइजेस दैट अवेट विजिटर्स इन कुर्ग। अभी चैप्टर अगर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे क्या? इसीलिए बोला जाता है कि समरी को नहीं करना है, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सो मेंशन एनी 3 सरप्राइजेस दैट अवेट विजिटर्स इन कुर्ग। बताओ, विजिटर्स इन कुर्ग आर सरप्राइज्ड बाय इट्स कॉफी प्लांटेशन। विजिटर्स जो है कुर्ग के अंदर वो सरप्राइज होते हैं, सबसे पहला चीज है कॉफी प्लांटेशन से एंड स्पाइस एस्टेट्स से। इट्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स, और उसके एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे कि राफ्टिंग, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग, एंड द वार्म हॉस्पिटैलिटी, और जो वार्म हॉस्पिटैलिटी है वहां की, कोडावूस की, नोन फॉर देयर करेज एंड मार्शल ट्रेडिशन। वो किस लिए जाने जाते हैं बच्चों? वो अपने मार्शल ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द बोल पोअम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोअम है, ध्यान दीजिएगा।
एंड इसको करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बार फिर से MVSAT के बारे में बता देती हूँ कि बेटा ये एक 4th, 5th, 11th और 24 अक्टूबर को आपका एक 15th है शायद, कहाँ गया, 11th और 12th, तो 4th एंड 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर को MVSAT का पेपर होने वाला है। मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा। प्लस आप लोगों को देखिए, आप कितने सारे बच्चे, 2.5 लाख बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए थे, तो हम लोगों ने मतलब वेदांतु ने 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स जो है वो दिए थे एंड 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस भी बच्चों को प्रोवाइड किए गए थे। सो इतने सारे बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ज्यादा फायदा इस वाले स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का देते हैं। अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि यार वहां तक जाना पड़ेगा, तो एक छोटी सी चीज के लिए आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक, लोग तो पता नहीं कहां कहां तक चले जाते हैं भाई, है ना। तो ऐसा मत सोचो, पेपर देने के लिए अगर जाना पड़ रहा है तो जाओ, क्योंकि जरूरी है, आपका ही फायदा है। सिर्फ एक दिन जाना पड़ेगा, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फिर घर पे बैठ के आराम से फ्री में पढ़ाई हो जाएगी। सोचने वाली बात है ना। तो सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा और आपको सारा डिटेल अभी बता देंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का ना एक लिंक डाला है कम्युनिटी का, उसको ज्वाइन कर लो, या आप इसको भर दो ना, फॉर्म को भर दो, तुम्हें वैसे ही सब पता चल जाएगा। तो तुम्हें नंबर डालना है, OTP डालना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पूरा वो ओपन हो जाएगा और मैं एक बार बता दूं कि उसके अंदर देखो क्या क्या चीज होंगी जो तुम्हें फिल करनी होंगी, है ना। ये जरूरी है, मैं बहुत सारे बच्चों को बार बार बोल चुकी हूं। एक सेकेंड, कहाँ गया, मैंने निकाला था सारा। मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर अपना फोन नंबर डालकर OTP डाल देंगे। तो बच्चों, आपको पहले नाम देना है, आप किस क्लास के अंदर हो वो वाला क्लास आपको मेंशन करना है, फिर आपको अपना बोर्ड बताना है कि आप CBSE बोर्ड से है या किस बोर्ड से है। आफ्टर दैट आप बता देंगे कि आपका टारगेट क्या है, मतलब आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप IIT, JEE, NEET, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, आप कौन से ओलंपियाड के लिए, किस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कोई भी एक ऑल्टरनेटिव फोन नंबर डालना है, मतलब आप अपने मॉम डैड का डाल सकते हो, बहुत सी बार आपसे कांटेक्ट ना हो पाए तो, ठीक है। अब आपके ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स जो है वो कहां कहां हो सकते हैं, तो आपको पूछा जा रहा है वहां पे कि आपकी सेलेक्ट करनी है प्रेफर्ड सिटी की आप कहां पर एग्जाम देने जा सकते हो, समझ रहे हो। तो वो डालना है आपको, प्रेफर्ड सेंटर आप लोगों को डालना है और आपका डेट डालना है। डेट मतलब 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर में से कब आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, कब अवेलेबल हो, वो वाला डेट आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेफरल कोड जो है वहां पर आप डाल देंगे, ठीक है। यस, जैसे जनकपुरी दिल्ली है ना, टैगोर स्कूल झुंझुनू के अंदर, छोटी बरादरी पटियाला के अंदर, यहाँ सब जगह अवेलेबल है। जानकीपुरम में है, इंदौर में है, पटियाला में है, तो काफी जगह। जैसे तमिलनाडु के अंदर अन्ना नगर, तंबारम, वेलाचेरी, अवधि, पोरूर, पेराम्बूर, पेरुनगलातुर, मदुराई, त्रिची, कोयम्बतूर, होसूर में है। पंजाब के अंदर पटियाला में है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में है, बहुत सारी जगह हैं अलग अलग, एंड बुल्धाना में है और अमरावती में है। बता देती हूं मैं, बहुत सारे बच्चे बार बार क्योंकि क्वेश्चन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में है, दिल्ली में जनकपुरी में है, बिहार में मुजफ्फरपुर, पटना और गया में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंदर है 3 जगह, एंड विजयवाड़ा में है, बेंज सर्कल पे, और तिरुपति में है। फिर है तेलंगाना में, हैदराबाद में है, मतलब 5 सेंटर्स है हैदराबाद में भी, एंड वारंगल में है और आदिलाबाद में है। आफ्टर दैट राजस्थान में गुदागोरजी में है, पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में है, कर्नाटका में है, बेंगलुरु में, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। तो ये सभी जगह है जहां पर आप लोगों को सेंटर्स मिल जाएंगे, तो आप अपने प्रेफर्ड सेंटर्स भी वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं चाहती हूं कि एक बार के लिए आप क्या करो, इसका फॉर्म तो फिल कर दो, फिर बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस करना जरूरी है कि फॉर्म ही नहीं भर रहे हो, फॉर्म तो भरो आगे के स्टेप्स के लिए।
आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2-4 क्वेश्चंस और बचे, फटाफट से कर देते हैं। चलिए कहां गए हम? The ball poem. What does the poet mean by the phrase and no one buys a ball back? अभी इस फ्रेज से हमारे पोएट का क्या मतलब है? The phrase means that, ये फ्रेज कहता है that once something precious is lost, कि एक बार कोई भी कीमती चीज अगर खो जाती है बच्चों, it cannot be replaced by simply paying for it. तो आप केवल उसे दूसरी दिला दोगे या उसके लिए पे कर दोगे तो वैसे वो चीज वापस नहीं आ सकती। इन द पोम के अंदर जो बॉल है वो वही एक कीमती चीज है। छोटे बच्चे के लिए तो उसके टॉयज ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस दिखाता है, विच वंस गॉन कैन नेवर बी रीगेन्ड, जो एक बार अगर चली गई तो बेटा वापस नहीं आने वाली। अगर वो एक बार चली गई तो वो चीज वापस नहीं आने वाली। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। अब हमें क्या करना है? कोई 2 क्वेश्चन आंसर करने। अगेन, हाउ डू अनिल्स इनिशियल रिएक्शन टू हरी सिंह कुकिंग एंड हिज सब्सिक्वेंट एक्शंस रिफ्लेक्ट अनिल्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद हरी सिंह। अब कैसे अनिल का इनिशियल रिएक्शन हरी सिंह की कुकिंग पर जो था, उसने झूठ बोला था ना, उसे नहीं आती थी कुकिंग, और उसके जो सब्सिक्वेंट एक्शंस थे वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं अनिल का इवॉल्विंग रिलेशनशिप जो था हरी सिंह के साथ उसको लेकर। तो देखो, अनिल्स इनिशियल रिएक्शन टू हरी सिंह कुकिंग, अनिल का जो इनिशियल रिएक्शन था हरी सिंह की कुकिंग को लेकर वॉज माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट। वो क्या था भाई? एक माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट था। कैसे? बट ही डिडंट स्कोल्ड हिम हार्शली, क्योंकि उसे लगा था इसने तो बोला था खाना बनाना आता है, अब इसे नहीं आता, मुझे सिखाना पड़ेगा। वो डिसअपॉइंटमेंट वाला रिएक्शन था, पर वो उसके ऊपर चिल्लाया नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को सिखा दूंगा, फिर तू बना लियो। इंस्टेड इसकी जगह ही टॉट हिम हाउ टू कुक, उसने उसको सिखाया। दिस काइंडनेस रिफ्लेक्टेड द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रस्टिंग बॉन्ड, और यही एक शुरुआत थी उनके बीच में, एक ट्रस्ट शुरू हुआ, है ना, विच ग्रू स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, जो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता गया। ठीक है, चलो। द अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद द वॉइस इन द डोरवे अफेक्ट्स हॉरेस's burglary attempt. Elaborate. क्या कहते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर था विद द वॉइस इन द डोरवे, वो जो डोरवे में से आवाज आई, अफेक्ट्स हॉरेस's burglary attempt, है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है उसके बर्गलरी के अटेम्प्ट में। इलैबोरेट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। द अनएक्सपेक्टेड फीमेल वॉइस, अभी उसको लगा नहीं था कि किसी महिला की आवाज आएगी, बट एक औरत की आवाज आती है। स्टार्टल्ड हॉरेस इन द मिडल ऑफ हिज बर्गलरी, वो एकदम से डर गया, लूट रहा था जब। शी ट्रिक्ड हिम बाय प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर, और लड़की बहुत तेज निकली, उसने उसको पागल बनाया। वो बोली मैं तो ओनर हूं। क्या बोलती है वो? मैं तो ओनर हूं, एंड थ्रेटनिंग टू कॉल द पुलिस, और फिर उसको थ्रेटन करते हैं कि अब तू देख, अब तू गया बेटे, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फोर्सिंग हॉरेस टू असिस्ट हर इन हर ओन थेफ्ट, जिससे वो हॉरेस को फोर्स करती है, क्योंकि वो खुद भी चोर थी, कि तू अब मेरे लिए चोरी कर। रनिंग हिज बर्गलरी, ruining his burglary attempt. चलो, the play, the book that saved the earth, uses humor and misunderstandings between Martians and Earthlings to explore the themes of perception and cultural differences. Comment करना है कि ये जो प्ले था हमारा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो ह्यूमर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को यूज करता है मार्शियंस और अर्थलिंग्स, यू नो, उनके मार्शियन और अर्थलिंग्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसको लेकर। थीम्स ऑफ परसेप्शन एंड कल्चरल डिफरेंस, लोगों का परसेप्शन, भाई वो नर्सरी राइम्स थी, उनको देखते ही सोचे पता नहीं क्या क्या कोडी है ये तो, है ना, हमारे ऊपर तो आक्रमण करने वाले हैं। सो डिफरेंसेस दिखाता है, कल्चरल डिफरेंसेस। हमें बहुत सी चीजें दूसरे कल्चर की अजीब सी लगती है, समझ में नहीं आते, उसके ऊपर कमेंट करना है। सो द प्ले ह्यूमरसली शोज, जो प्ले है वो बहुत ही हास्यपदक तरीके से ह्यूमरसली शो करता है हाउ मार्शियंस मिसअंडरस्टैंड अर्थ्स कल्चर, कि कैसे जो मार्शियंस हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं अर्थ के कल्चर को एंड लैंग्वेज को, ये सोचकर कि ये बुक्स जो है वो डेंजरस वेपन्स हैं, है ना। दिस एग्जैजरेशन, ये जो इतना मतलब इतनी सी चीज का इतना बड़ा हवा बना दिया, एंड मिस इंटरप्रिटेशन, और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन था, ये गलत समझ लिया ना उन्होंने उन चीजों को, कहीं ना कहीं क्रिएट कॉमिक सिचुएशन, वो भाई हंसने वाली एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। while also highlighting how cultural differences, जबकि ये और क्या हाईलाइट करता है, कल्चरल डिफरेंसेस हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से एब्सर्ड कंक्लूजन्स निकल सकते हैं इफ नॉट अप्रोच्ड विद अंडरस्टैंडिंग।
तो हो सकता है कि अगर आप ढंग से कोई चीज समझ के नहीं करेंगे तो आपके जो कंक्लूजन हैं वो बहुत ही अजीब किस्म के होंगे, है ना? हाँ या ना बोलो, बताओ नलायको, जल्दी से बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं बस। कॉमेंट ऑन द रिएक्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ लेंचो एंड नेल्सन मंडेला। देखो दोनों को जोड़ दिया, लेंचो और नेल्सन मंडेला जो है उनके रिएक्शंस और फीलिंग्स को हमें यहां पर कमेंट करना है व्हेन दे फेस्ड चैलेंजेस इन देयर लाइफ। जब उन्होंने जिंदगी में चैलेंजेस फेस किए तो दोनों का जो रिएक्शंस और फीलिंग्स था उस पे हमें कमेंट करना है। और अक्सर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत बार 2 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो वही हम करेंगे। देखिए, बोथ लेंचो एंड मंडेला फेस्ड ग्रेट चैलेंजेस। दोनों, नेल्सन जी भी, मंडेला जी भी, सॉरी, और लेंचो भी हमारा बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं, बट रेस्पॉन्डेड विद डिटर्मिनेशन, लेकिन बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं। लेंचोज फेथ इन गॉड रिमेन्ड अनशेकन। अभी लेंचो का जो भगवान में विश्वास था वो कोई हिला नहीं सका, डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, उसकी फसल के बर्बाद होने के बावजूद भी। ही बिलीव्ड, उसका ये मानना था, ही वुड कम फ्रॉम डिवाइन सोर्सेस, हेल्प वुड कम फ्रॉम डिवाइन सोर्सेस, कि भगवान मदद करेगा ही करेगा भाई। मंडेला एंड्योर्ड इयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड इम्प्रिजनमेंट, और मंडेला जी ने हजारों सालों, हजारों तो कह रही हूं, बहुत सारे सालों का जेल और शोषण झेला था। येट ही इमर्ज्ड विदाउट बिटरनेस, फिर भी वो बिना किसी कड़वाहट के उससे उभरे। कमिटेड टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, और लगे हुए थे कि भाई सभी को आजादी मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। व्हाइल लेंचोज चैलेंज वाज पर्सनल एंड इमीडिएट, लेकिन जो लेंचो का चैलेंज था वो पर्सनल था और इमीडिएट था। मंडेलाज वाज सोसाइटल एंड लॉन्ग टर्म, और मंडेला जी का सोसाइटल था चैलेंज, है ना, और लॉन्ग टर्म भी था। सो बोथ डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस, दोनों ही दिखाते हैं रेजिलियंस कि भाई हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए। होप एंड बिलीव इन अ बेटर फ्यूचर, कि में सब अच्छा होगा, कोई नहीं मरता है भूखा। इंस्पायरिंग अदर्स थ्रू देयर कन्विक्शन एंड करेज, और वो ही चीज कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है, उनका करेज ही दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, डिस्कस हाउ द राइटर्स यूज लैंग्वेज टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन एंड द प्ले द प्रपोजल। अब हमें डिस्कस करना है कि कैसे जो राइटर्स है वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं टू क्रिएट ह्यूमर इन द पोम, पोएम के अंदर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन और द प्रपोजल, अगेन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया है। कैसे? इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगन नैश यूजेस प्लेफुल राइम्स। ऑगन नैश क्या करते हैं? प्लेफुल राइम्स यूज करते हैं, एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शंस यूज करते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। द ब्रेव कैरेक्टर्स बोस्ट ऑफ देयर करेज बट फ्ली व्हेन डेंजर अपीयर्स। अब ये जो ब्रेव कैरेक्टर्स है ना, ये क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपने करेज को लेके, पर भाग जाते हैं जब डेंजर होता है। वाइल कस्टर्ड द सपोजिडली कावर्डली ड्रैगन, पर जो कस्टर्ड है, जो क्या माना जा रहा था? कावर्ड ड्रैगन माना जा रहा था, टर्न्स आउट टू बी द ट्रू हीरो, वो एकदम सच्चा हीरो निकल कर आता है। सो द आयरनी एंड रेपिटेशन ऑफ कस्टर्ड्स प्ली फॉर अ सेफ केज, इसीलिए आयरनी जो है और रेपिटेशन जो है कि कस्टर्ड बार बार एक सेफ केज मांग रहा है, सेफ केज मांग रहा है ना, वो एक कॉमिक चार्म ऐड कर देता है। प्रपोजल के अंदर क्या होता है? एंटन चेखोव यूजेस विटी डायलॉग्स, वो बहुत ही विटी डायलॉग्स यूज करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एग्जैजरेटेड लड़ाइयां यूज करते हैं ओवर पेटी मैटर्स, पेटी मैटर्स एज इन बहुत छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर, लाइक प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड डॉग्स टू जनरेट लाफ्टर, लोगों को हंसाने के लिए। सो द फॉर्मल ओवर पोलाइट बिगिनिंग्स क्विकली डिसेंड इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, कि जो स्टार्टिंग में बिल्कुल पोलाइट शुरुआत थी उसके बाद भयंकर लड़ाई में बदल जाती है, एक्सपोजिंग ह्यूमन फॉली, है ना। बोथ वर्क्स यूज आयरनी, दोनों ही वर्क्स के अंदर आयरनी, एग्जैजरेशन एंड रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशन, सोचा था क्या होगा, हुआ क्या एंड में। टू एंटरटेन व्हाइल लाइटली सेटराइजिंग ह्यूमन नेचर, एंटरटेन भी कर रहा है और कहीं ना कहीं तंज भी कस रहा है ह्यूमन नेचर पे। ड्रैगन को समझा जा रहा था ये तो बहुत वैसा है, अंत में उसी ने मदद की। स्टार्टिंग में वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, एंड में इतने बड़े बड़े मतलब उसके ऊपर लड़ाइयां हो गई, तो वही चीज है। Why did हरी सिंह चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड, कि आखिरकार हरी सिंह जो है क्यों चुनता है कि एंड में वो कहां जाएगा? अनिल के पास जाएगा। चलिए,
हरी सिंह चोज टू गो बैक टू अनिल। हरी सिंह चुनता है अनिल के पास जाना बिकॉज क्योंकि ही वैल्यूड द ट्रस्ट एंड काइंडनेस अनिल हैड। क्योंकि वो क्या वैल्यू करता था, वो ट्रस्ट और उस काइंडनेस को वैल्यू कर रहा है जो अनिल के अंदर थी, है ना, और जो उसने उसको शो भी करी थी। देन द स्टोलन मनी, उसे लग रहा था ये पैसा जो चुराया हुआ पैसा है ना, ये कोई मैटर नहीं करता है। दो ही इनिशियली प्लान्ड टू रन अवे, हालांकि स्टार्टिंग में उसने क्या प्लान किया कि वो भाग जाएगा। हिज कंसाइंस ट्रबल्ड हिम, लेकिन उसका जो कॉन्शियंस था ना, उसने उसको बहुत परेशान किया। ही रियलाइज्ड, उसको ये एहसास हुआ दैट कि अनिल वाज टीचिंग हिम स्किल्स। अनिल उसको क्या सिखा रहा है, स्किल सिखा रहा है, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, जैसे कि रीड करना, लिखना, विच कुड चेंज हिज फ्यूचर फॉर द बेटर, जो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर बदल सकता है बेटर के लिए, अच्छे के लिए। दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑनेस्ट लिविंग वॉज वर्थ मोर, और यही अपॉर्चुनिटी जो थी वो ज्यादा जरूरी थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस पैसे से, है ना। His decision to return reflected his moral awakening and desire for self respect, और उसका यही डिसीजन कि वो पैसा वापस कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी एक मोरल अवेकनिंग और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो डिजायर है उसको दिखाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट बुक ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर रिचर्ड ई ब्राइट? व्हाई एंड वेयर डिड ई ब्राइट सेंड द टैग्ड बटरफ्लाइज? कहां पर उन्होंने उसको भेजा? सो द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, इसने कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जगाया था, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर रिचर्ड ई ब्राइट। इट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द स्टडी ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। इससे क्या हुआ, उन्हें मोनार्क बटरफ्लाइज का स्टडी उनको, मतलब वहां से उनको करने को मिला, एंड देयर माइग्रेशन पैटर्न, और वहीं से उनको उनके माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में भी पता चला। ई ब्राइट डिसाइडेड टू टैग बटरफ्लाइज टू ट्रैक देयर मूवमेंट। अब उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें टैग कर देता हूं ताकि इनका मूवमेंट ट्रैक कर पाऊं, ये कैसे कैसे करती हैं। ही यूज्ड टाइनी एडहेसिव लेबल्स विद हिज नेम, उनका नाम और उनका एड्रेस डाल देता था बटरफ्लाइज के विंग्स पर। ई ब्राइट देन रिलीज्ड दीज टैग्ड मोनार्क्स इनटू द वाइल्ड, और फिर छोड़ देता था उनको जंगलों में, सेंडिंग देम टुवर्ड्स रीजन वेयर दे माइट बी रिकैप्चर्ड, है ना। सो द पर्पस वाज टू हेल्प साइंटिस्ट स्टडिंग देयर माइग्रेशन रूट। ये पर्पस था कि भाई साइंटिस्ट जो है उनका माइग्रेशन रूट सर्च कर पाए। ही सेंट द टैग्ड बटरफ्लाइज टू डॉक्टर फ्रेडरिक, उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक को भेजी वो, अ कैनेडियन साइंटिस्ट लीडिंग टू रिसर्च ऑन मोनार्क माइग्रेशन, वो भी इसी के ऊपर काम कर रहे थे। एंड दिस प्रोजेक्ट बिकेम ई ब्राइट्स फर्स्ट स्टेप इनटू सीरियस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, चले, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, और मैंने आज आपको करवा दिया है सेक्शन सी। मैं आशा करती हूं कि आप ये जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने पूरा 3 क्लासेस आप लोगों को दिया है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और अगले 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स पे वीडियोस है। टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस और एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। MVSAT का फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना सारा इंफॉर्मेशन भर दीजिए, मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।